हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उपस्थित हैं अभी NCERT के क्लास में हम लोग हैं और 6 क्लास का हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और ये हमारा सत्याग्रह बैच हो जाता है ना। हम लोग साइंस 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भी पढ़ेंगे। उसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट हैं NCERT में, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारा चीज़ें हैं, है ना, जिस पे हम लोग कभी कभी विस्तार से भी बात करेंगे। जिस तरह, क्योंकि अभी छठा क्लास का है तो छठा क्लास में साइंस में जहाँ जहाँ से लगता है कि सवाल शायद यहाँ से बने, उस पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि अभी आपको पता होगा जितना भी प्रश्न, जो चैलेंजिंग प्रश्न बनाए जाते हैं BPSC के द्वारा, या चैलेंजिंग प्रश्न बनाए जाते हैं UPSC के द्वारा, या चैलेंजिंग प्रश्न की अगर बात करें, जैसे आप बिहार में दरोगा की बात करें, या बिहार में सचिवालय सहायक की बात करें, या उत्तर प्रदेश PCS की बात करें, या राजस्थान मध्य प्रदेश की बात करें, तो सारा का सारा जो प्रश्न है इसी NCERT से ही बनाए जाते हैं। इसलिए बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो NCERT पे कमांड करते हैं और NCERT पे कमांड जैसे ही होता है उनका रिजल्ट होना शुरू हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मंड के लिए परीक्षण, इसके पहले जो भी था वो हम लोगों ने पढ़ा है ना। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे मंड के लिए परीक्षण। तो यहाँ पे देखिए, कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर मंड है तो हमें ये कैसे पता चलेगा, क्या परीक्षण करना होगा। वही परीक्षण यहाँ पर कहता है कि खाद्य पदार्थ, कच्ची सामग्री, मतलब कच्ची सामग्री एकदम थोड़ा मात्रा में, एकदम अल्प मात्रा में लीजिए और उसमें तन्नु आयोडीन का जो विलयन है 2 बूंद या 3 बूंद डालिए। जैसे ही उसका रंग बदल करके काला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो समझिए कि उसमें मंड है। यही कहने की कोशिश किया गया है। मतलब यह नीला या काला हो गया है तो यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को यहाँ पर दर्शाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये एक परीक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे और यहाँ पर कहता है कि प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण करना पड़ेगा। आपको पता है प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन, तो यहाँ पर प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। अगर वो ठोस अवस्था में है तो उसको कूट पीस करके, है ना, एकदम पानी के घोल के साथ उसको मिलाइए। यही कहना चाह रहा है। खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है और खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डालें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से कहता है कि परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालिए। 2 बूंद क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए और 10 बूंद कहता है कि कॉस्टिक सोडा का विलयन उसमें डालिए। 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए और अच्छी तरह से उसको हिला करके कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ जो है ना, परख नली का जो पदार्थ है ना, यहाँ पर देखिए कहता है कि बैगनी रंग का हो गया है। अगर वो बैगनी रंग का हो गया है ना, तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि खाद्य पदार्थ जो हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग के बाद उसमें परिवर्तन अगर दिखे और परिवर्तन बैगनी रंग का होने लगे, है ना, बैगनी रंग का, तो समझिए कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ भी दोहरा सकते हैं। जैसे यहाँ पर वसा की बात किया गया है ना। एकदम हम लोग जीरो से स्टार्ट किए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। आइए जो मुख्य चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो वसा को जानने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए कागज़ फटना। अब कागज़ को सीधी कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे लगे हुए हैं। कोई भी चीज़ें आप खाते हैं तैलिए तो एक काम करिए, उसको क्या करते हैं ना, कागज़ में उसको, है ना, लपेटिए, फिर आपको पता चल जाएगा उसमें तेल की मात्रा
दिखने लगेगी। अगर आप उसको देखेंगे तो पारदर्शी हमने जो आगे का जो चीज़ है वो स्पष्ट तरीके से दिखाई देने लगता है। यही कहता है कि कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। और कागज़ पर तेल का धब्बा जो है खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। और हमें ये बात पता है कि वसा की मात्रा शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। तो कुछ मात्रा हो सकती है खाद्य पदार्थ में, कभी कभी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों का कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ठीक, इसका एक परीक्षण है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हो जाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाते हैं। अगर आप तत्काल तुरंत एनर्जी चाहते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पर देखते हैं अनाज में, मोटे अनाजों में हम लोग देखें तो बाजरा हो जाएगा। चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें तुरंत हो जाता है, ये चावल हो जाएगा, है ना। और ये गेहूँ है, जितना भी हम लोग ये स्रोत देख रहे हैं, मक्का हो जाएगा, आम हो जाएगा, तरबूज है, पपीता है, गन्ना, आलू और शकरकंद, ये सारे के सारे जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाते हैं। कम से कम कोई चीज़ें याद रखिए या न रखिए, कम से कम इसे ज़रूर मतलब ये होना चाहिए कि जैसे ही आपके पास पपीता, गन्ना, है ना, बाजरा, चावल, गेहूं की बात जब हो तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कहता है ना, जैसे बी में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है मूंगफली, मूंगफली, है ना, मूंगफली। और यहाँ पर देखिए गिरी, तिल और सरसों का तेल, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत है। जैसे वसा हो जाएगा, इससे हमें वसा की प्राप्ति होती है, ये सब चीज़ें। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ भी घी, दूध, क्रीम, मक्खन, मांस, मछली, ये वसा के क्या हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक बार, इसको देखिए आगे की क्लास में ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। इसमें देखिए कहता है विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो आपको पता ही होगा, ये सब पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है ना। तो विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, जैसे गाजर, जैसे पपीता, जैसे आम, है ना, जैसे मछली का तेल, है ना, जैसे दूध, है ना। और विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं। विटामिन बी के कुछ स्रोत हो जाते हैं। B1 को क्या कहते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा, है ना। B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। और यहाँ से इसका सोर्स है यकृत, गेहूं और चावल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर है तुअर, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, ये सब सोर्स हो जाएंगे, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विटामिन सी का भी देख लीजिए। विटामिन सी का सोर्स क्या होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और सर्वाधिक हमें नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर यानी खाद्य पदार्थ है, जो खट्टे खाद्य पदार्थ है ना, जो फल वगैरह है, उससे हमें विटामिन सी की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे विटामिन डी, विटामिन डी, है ना। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी के जो स्रोत में आएंगे, अंडे हो जाएंगे, मछली हो जाता है ना, मक्खन हो जाएगा, दूध हो जाएगा, मांस हो जाता है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है नेक्स्ट, चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहता है
ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को क्यों है ना? प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है ना, और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो। और विटामिन जो है रोगों से शरीर की रक्षा करता है। विटामिन जो है हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे विटामिन हमारी आँख है ना, विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग हो जाता है, ब्लाइंडनेस है ना। विटामिन की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत और मसूड़े स्वस्थ नहीं रह पाते है ना। और इन सारे चीज़ों में सहायता प्रदान करता है कौन? विटामिन। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इस तरह से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। हम आगे चलते हैं, इसमें सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कहता है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है और शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। और विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को हम 2.10 में दर्शाए हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रक्षेपणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से क्या है? अधिक हो सकती है। जैसे उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से क्या होता है? अधिक होता है। ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे, है ना। कहता है यहाँ पर कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से क्या है? अधिक होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट क्या है? समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जैसा रुक्षांश के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। और रुक्षांश के मुख्य जो स्रोत है साबुत खाद्यान्न है, जैसे दाल है, आलू है, ताजे फल और सब्जियां हो जाते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हो जाते हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, है ना। और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्योंकि संतुलित आहार में हम लोग देखे थे पहले वाले क्लास में, है ना, उसमें पोषक तत्वों की बात किया गया था, उसमें जल की मात्रा की बात किया गया था, उसमें खनिज लवण की बात किया गया था और उसमें रुक्षांश की भी बात किया गया था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर वही बात है जो हम लोग पढ़े थे, है ना, कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है ना। और सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। ये देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है ना। जैसे हमारे शरीर में 70% जो है जल की आवश्यकता होती है ना। 70% जल है हमारे शरीर में, 70%, है ना। तो इसका कार्य क्या है? एक तो कार्य हो जाता है कि आपके ताप को नियंत्रण में रखता है। जैसे गर्मियों के समय में देखते हैं तो गर्मियों के समय में ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। उसके बाद हमारा जो खाद्य पदार्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का भी काम करता है। और सोर्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी हम लोग पानी तो पीते ही पीते हैं, साथ ही कच्ची अगर फल हम लोग खाएं, है ना, कच्चे फल में भी हमें पानी की आवश्यकता जो है वो मिल जाती है। इतना ही नहीं, जैसे हम लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी मिलता है, दूध पीते हैं उसमें भी मिलता है ना। बहुत ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे दाल वगैरह है,
है ना, राजमा है, इस तरह से बहुत ऐसे पकवान भी है जिसको खाने से हमें पानी की जो मात्रा है मिल जाता है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि एक टमाटर और नींबू जैसे कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं, है ना। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल भी डालते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे हम लोग संतुलित आहार की बात कर रहे थे, है ना। संतुलित आहार के बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया था। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है ना। हम लोगों सब नॉर्मल था, कोई खास उसमें नहीं था, है ना, टाइम बर्बाद करने वाला बात हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपका जो है यहाँ से पूछेगा, एकदम रटंतम होना चाहिए, यहाँ से एकदम रट जाइए इसको, है ना, एकदम रट ही जाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछता है विटामिन ए, विटामिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे कहता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग है ये भी दिया हुआ है, और कहता है कि इस विटामिन की कमी से हमें, है ना, मतलब इस विटामिन कौन सा लक्षण है जो पता चल जाता है कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई है, किस विटामिन की कमी हो गई है ना। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं। देखिए विटामिन ए जो है ना, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद होना जरूरी है। रासायनिक नाम याद रखना जरूरी है ना। रासायनिक नाम से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है रेटिनॉल, है ना। इसका नाम क्या है? रेटिनॉल है, रेटिनॉल, जिसके कारण अंधापन, आंखों से दिखता नहीं है ना, चिंता, दृष्टिहीनता हो जाता है, ब्लाइंडनेस जैसे रोग जो है विटामिन ए की कमी से ही हो जाता है। और इसी विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए हमको गाजर और विटामिन ए से संबंधित जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसको खाना पड़ता है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है सबसे पहला, और ये पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अधिकतर प्रश्न अभी तक ऐसे ही पूछे हैं। बाई चांस कभी हो सकता है कि इसका सिम्पटोम आपसे पूछ दे, है ना, लक्षण क्या है, लेकिन आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखना होगा, एक रासायनिक नाम और इसका जो कमी से जो रोग होता है वो याद रखना होगा, है ना। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा, याद रखिए रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से अंधापन, चिंता, दृष्टिहीनता हो जाता है ना। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाता है विटामिन, है ना, B1 यहाँ पर है, और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग थायमिन कहते हैं। B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे थायमिन कहा जाता है इसको, थायमिन, है ना, थायमिन कहा जाता है इसको। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसमें तो थोड़ा कम दिया है, जिस तरह से हम अगले क्लास में जाएंगे, है ना, तो पूरा डिटेल्स में ज़रूर इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक बार चर्चा कर देते हैं ताकि आगे आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से आपसे B2, यानी कि यहाँ पर विटामिन B2 भी पूछ सकता है, B2। तो B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा, B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लोविन। इसका नाम है B2 का राइबो, है ना, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन।
इम्पोर्टेंट हो जाता है। B1 हो जाएगा जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा, है ना, थायमिन, और B2 का रासायनिक नाम हो जाता है राइबोफ्लेविन। उसी तरीके से यहाँ पर B3 है, B3 का रासायनिक नाम हो जाता है नियासिन, है ना, नियासिन हो जाएगा। B3 का रासायनिक नाम नियासिन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर B5 आपसे पूछे कि B5 यानी कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है ना, पूछा जाता है अक्सर। उसके बाद हो सकता है आपसे ये भी सवाल पूछे B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन हो जाता है। B6 का रासायनिक नाम है ना, पैरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको, पैरिडॉक्सिन हो जाएगा, है ना, तो पैरिडॉक्सिन इसका नाम हो जाता है ना। तो हम लोग इस क्या किया, B2 का रासायनिक नाम हो जाता है राइबोफ्लेविन, और B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, और B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, और B6 का हो जाएगा पैरिडॉक्सिन। B6 का क्या है, पैरिडॉक्सिन। इसी तरह हो सकता है B11, हो सकता है आपसे B11, है ना, यानी कि B11 का रासायनिक नाम हो जाता है फॉलिक एसिड, है ना, ये हो जाएगा फॉलिक एसिड नाम हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से B12 जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, B12 विटामिन B12 का बार बार एग्जाम में प्रश्न जो है ये इससे संबंधित पूछता है। इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन नाम है ना। ये याद होना चाहिए सब चीज़ें, ठीक, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड नाम है ना, रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। तो हम लोग देखिए, जैसे मानते हैं विटामिन ई, सिम्टम क्या है, कमजोर दृष्टि हो जाएगा, रात में अंधेरे में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये पता चलता है कि इस इंसान को विटामिन ए की कमी है ना, और ये रोग हो गया है ना। और सोर्स भी हम लोगों ने बात किया। उसके बाद बेरी विटामिन B1 की सिम्पटम क्या है, तो दुर्बल पेशियां हो जाता है, काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है ना, घाव भरने में अधिक समय लगने लगता है, ये सिम्पटम है। इसका मतलब शरीर में विटामिन सी की कमी है, और इसी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक जो है आंवला से प्राप्त होता है, जितने भी खट्टे फल हैं उससे प्राप्त होता है ना। उसके बाद आइए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम यहाँ पे हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, है ना, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल नाम है ना, कैल्सीफेरॉल नाम हो जाता है, जिसकी कमी से रिकेट्स होते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, मतलब अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियां कमजोर होने लगती है ना। और जो सबसे बेहतर इसका सोर्स है सूरज की रोशनी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डी हो जाएगा, हो सकता है आपसे कभी कभी पूछ दे विटामिन ई, तो विटामिन ई को हम लोग, है ना, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल नाम हो जाएगा, है ना, ये हो जाता है। एक और विटामिन रह गया है जिसका नाम है के, विटामिन के। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, इसका नाम है क्विनोन नाम है ना, ये हो जाता है।
जो हम लोग पूरे डिटेल्स में विटामिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है उसमें पूरा डिटेल्स में देगा। तो अभी छठा क्लास का है, सिर्फ जानकारी के लिए, फिर भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कहता है, यानी कि कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ, हड्डियाँ और दंत जो क्षय है क्या होने लगता है, दांत कमजोर होकर के टूटने लगता है। कमजोर अस्थियाँ और दंत क्षय एक लक्षण है इसका। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ग्वाइटर भी हम लोग इसको कहते हैं, यानी कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, यह सिम्पटोन है इसका। और बच्चों में मानसिक विकलांगता होता है, इसीलिए गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा आयोडीन युक्त नमक खाने को बोला जाता है। लोहा की कमी से अरक्तता जैसी बीमारी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा सिम्पटोन इसको क्या है, कमजोरी, है ना, सबसे ज़्यादा कमजोरी यहाँ पर दिखाई देने लगता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, यहाँ पर कहता है फसाई मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रयुक्त विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना, है ना, जो आप अभी देख रहे हैं। ठीक, चलिए आज इस टॉपिक को समाप्त ही किया जाए। कोशिश रहेगा कि इसके बाद से जो भी टॉपिक हम लोग करें एक ही वीडियो में समाप्त करें, है ना। चलिए इसमें पॉइंट है, सारांश में बहुत ज़रूरी है, ये सब देखना चाहिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उच्च मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेशन होता है इसका, है ना, भोजन का घटक यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। आप लोग कोशिश करिएगा रूम पे अभ्यास करने के लिए। जैसे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। इतना पढ़ने के बाद आप फटाफट लिख लिए तो समझिए कि आप, है ना, अच्छा कर रहे हैं। जैसे निम्नलिखित के नाम लिखिए, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, अभी हम लोगों ने किया। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, अभी हम लोगों ने किया। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। उसी तरीके से ये सारा चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर सारा हम लोग करेंगे तो ठीक है, नहीं अगर आप लोगों से होगा, है ना, तो कमेंट्स में आप ज़रूर एक बार कहिएगा। कोशिश करेंगे हम लोग इसको भी साथ में लेके चलते रहेंगे, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।